वेलकम बैक टू देव ट्यूटोरियल। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर का हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया का एपिसोड 1। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें मैं आपको पूरी बुक में जो भी इस चैप्टर के बारे में है, मैं ओवरऑल आपको इसके बारे में नॉलेज दूंगा, जिससे आपको उस चैप्टर में पढ़ी हुई चीज़, लिखी हुई चीज़ जो भी बुक में है वो उसके बारे में सब नॉलेज हो। प्लस ये नॉलेज इस तरीके से मैं आपको दूंगा कि आपके माइंड में ये ऐसे ही बैठ जाएगी। ज़रूरी नहीं है ऐसे पेपर के लिए आपके माइंड में ऐसे ही बैठ जाएगी, एक मेमोरी की तरह। मैं उस वे में समझाने वाला हूँ इसको। हम एक मान के चलो, मैं एक तरह की वेब सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें आज का हमारा एपिसोड 1 रहेगा। एक स्टोरी टाइप में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि क्योंकि स्टोरीज और मूवीज़ तो पता ही है आपको, कभी भूलती थोड़ी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1। कुछ नाम रख देते हैं इसको, जो कि मैंने सेलेक्ट किया है। एपिसोड 1 हमारा द एंगर बिफोर द स्टॉर्म, ये रहेगा इस एपिसोड का नाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब तुम बस एक स्टोरी की तरह इसे फॉलो करना। ठीक है, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक कंट्री के अंदर रहने वाले सब लोग ऑटोमेटिकली एक नेशन बन जाते हैं? नहीं। एक नेशन सिर्फ एक मैप का नाम नहीं होता। नेशन तब बनता है जब अलग अलग लोगों के अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है। एक फीलिंग डेवलप होती है। हम बिलोंग करते हैं एक कॉमन कम्युनिटी से। इसी फीलिंग को हम कहते हैं नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म a feeling of shared identity, unity, and belonging towards a nation. जब अलग अलग लोग खुद को एक कॉमन नेशन का पार्ट समझने लगे और उनमें यूनिटी और बिलोंगिंग की फीलिंग डेवलप हो, उसे नेशनलिज्म कहते हैं। यूरोप में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के बारे में तुम पहले पढ़ चुके होगे, लेकिन अब एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और वो स्टोरी किसके बारे में है? नन अदर देन आवर इंडिया। इंडिया में ये नेशनल फीलिंग कैसे डेवलप हुई? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में नेशनलिज्म का ग्रोथ डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल से कनेक्ट हो गया। समझाई क्या बोला मैंने? इंडिया में नेशनलिज्म का ग्रोथ
डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल से कनेक्ट हो गया, जो हमारा अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट स्ट्रगल। आ जाते हैं हम पहले पे। स्टार्ट होते हैं हमारा सीन 1, जो है एक देश लेकिन सबकी कहानी अलग। इमेजिन करो इंडिया को एक तरफ इमेजिन करो इंडिया को कि एक तरफ फार्मर्स हैं, दूसरी तरफ वर्कर्स हैं, और कुछ बिजनेसमैन हैं, कहीं ट्राइबल्स हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट रीजन के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैं, और सबकी लाइफ में इन सबकी लाइफ में यहाँ पर ब्रिटिश अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों का रूल, ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट भी एग्जैक्टली सेम नहीं था, एक फार्मर के लिए ब्रिटिश रूल का मतलब हो सकता था लैंड रेवेन्यू का प्रेशर। फार्मर के लिए ब्रिटिश का बिहेवियर कैसा था? फार्मर, अगर मान के चलो, अगर फार्मर से पूछा जाता उस टाइम पे कि आपके लिए आप ब्रिटिश रूल को किस तरीके से देखते हो, तो उनके लिए वो क्या था? फार्मर के लिए लैंड रेवेन्यू का प्रेशर। वर्कर के लिए काम और वेजेस मतलब जैसे हमें सैलरी मिलती है ना, हम अगर मंथली काम करते हैं उसको पैसे मिलते हैं, वैसे ही वर्कर को दिन की दिहाड़ी मिलती है, दिहाड़ी को वेजेस मिलता है। काम और वेजेस की प्रॉब्लम फेस करता था वो। बिजनेसमैन फॉरेन से आने वाले गुड्स और ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज से परेशान थे। ट्राइबल कम्युनिटी वाला फॉरेस्ट और लैंड पर रिस्ट्रिक्शन से परेशान था।
तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं तो क्या ये सब लोग एक कॉमन नेशनल मूवमेंट में आ सकते हैं? प्रॉब्लम डिफरेंट है तो क्या ये एक कॉमन मूवमेंट में आ सकते हैं या मूवमेंट चला सकते हैं? प्रॉब्लम डिफरेंट इज इक्वल टू एक कॉमन नेशनल मूवमेंट। इसी चैप्टर की पूरी जर्नी इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेगी। क्या कि अगर प्रॉब्लम सबकी डिफरेंस है तो क्या सब लोग एक कॉमन नेशनल मूवमेंट में आ सकते हैं? ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीन नंबर 2। द colonial रूल। अब एक वर्ड जो पूरी स्टोरी में बार बार आपको आएगा, ठीक है, वो है क्लोनियलिज्म। क्या? क्लोनियलिज्म। क्लोनियलिज्म a system in which one country controls another country politically and exploits दुरुपयोग करना of resources and people, परेशान करना, दुरुपयोग करना। ठीक है, जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर कंट्रोल रखे और उसके रिसोर्सेज और पीपल को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करे, अपने फायदे के लिए दूसरी कंट्री के लोगों को उनके रिसोर्सेज को यूज करे, उसे बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर था। क्या? इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर था और इसी कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट इंडियन स्ट्रगल करते हुए ग्रेजुअली एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करने लगे। क्या? इसी चीज के लिए, इसी चीज के अगेंस्ट इंडिया जो है वो इसको खत्म करने के लिए एक धीरे धीरे एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करने लगे जिसका नाम था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये ब्रिटिश के अगेंस्ट एक मूवमेंट थी, मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। लेकिन ध्यान रखना, यूनिटी कभी भी अचानक ऐसे ही नहीं आ जाती, ऑटोमेटिकली नहीं बन जाती। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने डिफरेंट ग्रुप्स को एक मूवमेंट में ब्रिंग टुगेदर करने की कोशिश की, एक साथ लाने की कोशिश की। किसने? कांग्रेस और महात्मा गांधी ने डिफरेंट ग्रुप्स
को एक मूवमेंट में एक साथ करने की कोशिश की, और ये यूनिटी भी जो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये यूनिटी भी कॉन्फ्लिक्ट के बिना नहीं बनी। ये जो यूनिटी बनाने लगे थे, ये यूनिटी भी कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद मतभेद एक दूसरे में रंजिश के बिना नहीं बन पाई। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे सीन नंबर 3। फ्लैशबैक। अब एक फ्लैशबैक तुम्हें मैं दूंगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फ्लैशबैक में अगर हम जाएं तो 1914, याद रहे डेट्स, 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस, ठीक है, जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो वॉर यूरोप में हो रहा था। क्या वॉर यूरोप में हो रहा था? वॉर यूरोप में हो रही थी, ठीक है, लेकिन इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, इसलिए वॉर का प्रेशर इंडिया तक भी आया। क्या वॉर चाहे यूरोप में हो रही थी, पर इंडिया जो कि ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, इसलिए वॉर का प्रेशर इंडिया तक भी आया, इंडिया तक भी आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस अमाउंट में पैसा चाहिए था, क्योंकि वॉर में सबसे ज़्यादा पैसे की ही तंगी होने लगती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर के लिए इनॉर्मस, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी चाहिए था, मनी चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वॉर की वजह से, क्योंकि वॉर की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब सर, डिफेंस एक्सपेंडिचर देखो, आर्मी वेपन्स और मिलिट्री के लिए
जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे बोलते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, डिफेंस मतलब हमारी आर्मी, और आर्मी में यूज होने वाली वेपन्स और मिलिट्री। ठीक है। मनी स्पेंट बाय अ गवर्नमेंट ऑन मिलिट्री एंड डिफेंस एक्टिविटीज, डिफेंस एक्टिविटीज। ठीक है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे बहुत खर्चा हो रहा था और उसके लिए ब्रिटिश को पैसा चाहिए था। तुम बताओ उन्होंने क्या किया होगा, क्या किया होगा? जब अचानक तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो तुम्हारे घर वाले क्या प्रेफर करते हैं? लोन। और वही था वॉर लोन। वॉर लोन्स मतलब जो वॉर का खर्चा चलाने के लिए गवर्नमेंट से पैसा उधार पे लिया जाए उसे बोलते हैं वॉर लोन्स। वॉर लोन्स लिए, टैक्स इंक्रीज कर दिए, ठीक है, लगान, मूवी तो देखी होगी। कस्टम ड्यूटी रेज कर दी, ये भी इंक्रीज कर दिया, ये भी इंक्रीज कर दिया, और वॉर लोन भी लिए। ठीक है। कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स ये न्यू चीज को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर कस्टम ड्यूटी क्या होता है? बताता हूँ आपके लिए। कस्टम ड्यूटी होता है कंट्री में आने या बाहर जाने वाले गुड्स पर लगने वाला टैक्स। ऐसे मत, जैसे एक कंट्रीज में कुछ आता है, जैसे हम बाहर से गाड़ी, देखो बाहर दुबई में गाड़ी इतनी सस्ती होती है, सुपरा हो गई, ठीक है, लैम्बो हो गई, बट इधर आके वो कितनी महंगी हो जाती है। मस्टैंग जहाँ उधर 30 से 40 35 लाख में मिलती है, 40 लाख में शायद मिलती है, वो इधर ही आके 80 90 लाख की हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही चीज़ है, कस्टम ड्यूटी, कंट्री में आने या बाहर जाने वाले गुड्स पर लगने वाला टैक्स। तो इसकी डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहते हो तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखो, अ टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंटरिंग और लीविंग अ कंट्री। ठीक है, यही हमारा एक खत्म होता है। अब आ जाते हैं, वॉर तो चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वॉर का कॉस्ट सिर्फ टैक्स तक लिमिटेड नहीं था। ठीक है। वॉर का जो खर्चा था वो सिर्फ टैक्स तक लिमिटेड नहीं था, कॉमन पीपल की लाइफ भी एक्सपेंसिव होती जा रही। 1930 से 1918 के बीच प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए, डबल हो गए थे। डबल मतलब समझते हो? 10 रुपए की चीज अब 20 रुपए की बिक रही थी। इमेजिन करो अगर किसी फैमिली का इनकम सेम रहे लेकिन डेली यूज थिंग्स की प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाए, तो घर चलाना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि अगर तुम्हारे को महीने के 50 रुपए मिलते हैं, उस 50 रुपए से तुम जहाँ 50 चीजें खरीद सकते थे जो कि तुम्हारे फैमिली को पूरी करती थी, अब उसी 50 रुपए से तुम 5 चीजें खरीद पाओ। तो मुझे बताओ, चीजें जब कम आएंगी तो घर में भी कम पहुंचेंगी, तो घर में भी कम पहुंचेगी तो घर वालों को मुश्किल होगी। ठीक है, ऐसे समझ।
एग्जैक्टली इसी तरह का एक्सट्रीम हार्डशिप कॉमन पीपल फेस कर रहे थे। ठीक है, क्या हुआ था? कॉमन पीपल ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कॉमन पीपल वर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, these problems। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक और चीज चाहिए थी। क्या? पैसा चाहिए था, सब कुछ बढ़ा दिया, ठीक है, लोन भी ले लिया। और क्या चाहिए था वॉर में? और सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पैसा हो गया, ठीक है। और क्या होता है, क्या लगता है? हम्म वॉर बेटा बिना सोल्जर्स के थोड़ी होती है। तो सोल्जर्स की जब शॉर्टेज होती है तो वो भी तो चाहिए होता है। ये सोल्जर्स की थोड़ी जाके अनलिमिटेड पे पबजी की तरह बार बार तुम खेल सकते हो, ठीक है। सोल्जर्स की उन्हें नीड थी। और उन्होंने क्या किया? ये थोड़ी बोला कि जैसे बर्थी निकालते हैं कौन कौन सिलेक्ट होगा, हा हा ही। नहीं 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 जी, यहाँ पे आपको एक चीज का फायदा था, आपको जॉब बड़ी जल्दी मिल जाती थी। विलेजेस को सोल्जर्स सप्लाई करने के लिए कहा गया, इसको विलेजेस को। और रूरल एरियाज में फोर्स रिक्रूटमेंट हुई। क्या हुई? विलेजेस को सोल्जर सप्लाई करने के लिए बोला कि सोल्जर दो। और रूरल एरियाज में, वो तो रूरल एरियाज हैं बट स्टिल उनको तो सोल्जर चाहिए। उधर फोर्स रिक्रूटमेंट हुई। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? जबरदस्ती भर्ती करना। A process in which people are forced by the colonial state to join the ये क्या हो रहा है बन को? Join the ये क्या? Join the army। लोगों को उनकी मर्जी के बिना आर्मी में भर्ती किया जाएगा। चल क्यों रहा है ये? अब तुम ही सोचो, तुम्हारे विलेज में गवर्नमेंट आए और कहे हमें सोल्जर चाहिए जी, और लोगों के पास फ्रीली रिफ्यूज करने का ऑप्शन ना हो। मतलब तुम्हारे ही पापा हों, ठीक है, तुम बहुत छोटे हो और तुम अपने घर पे मजे से एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, है ना। और अचानक क्या बोलते हैं पीएम मोदी जी हमारे, क्या बोलते हैं आदरणीय, वो सीधा आपके घर पे आए और बोलेंगे हमें बंदे चाहिए, सोल्जर चाहिए, चलो। तो आपके पापा को जबरदस्ती ले जाए बिना उनकी मर्जी के कि उनको जाना है नहीं जाना है ना। तो उससे क्या होगा? हर जगह नफरत पैदा होने लग जाएगी हमारे आदरणीय पीएम मोदी के लिए, या नहीं? तो वही चीज है कि उस टाइम यही हुआ जब फोर्सफुली लोगों को लेके जा रहे थे वो एज सोल्जर्स की कमी होने की वजह से। तो क्या हुआ? एंगर बढ़ने लगे सारे रूरल एरियाज में। एंगर ऐसे मतलब पूरी जगह ही ऐसे फैलने लग गया, स्प्रेड होने लग गया। ठीक है, आई समझ? तो क्या हुआ? रूरल एरियाज में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की वजह से एंगर वाइडली स्प्रेड होने लगे। एंगर वाइड स्प्रेड हो गया, होने लग गया, ठीक है। और प्रॉब्लम यही नहीं रुकती।
1918 से 1919 और फिर 1920 से 1921 इंडिया के मैनी पार्ट्स में क्रॉप्स फेल होगी। इंडिया के बहुत पार्ट्स में क्रॉप फेल हो गई। क्रॉप फेल का मतलब समझते हो? जब फसल जितनी उगनी हो उतनी ना उगे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फसल का, क्रॉप का फेल हो जाना। अब सोचो, प्राइसेस पहले ही हाई है, ठीक है, प्राइसेस हाई चल रहे हैं, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको। टैक्सेस वो भी हाई चल रहे हैं, ऊपर से रूरल रिक्रूटमेंट से जो क्या बोलते हैं एंगर बढ़ रहा है, उसका भी प्रेशर है। और अब फूड प्रोडक्शन भी कम होगी, फूड की प्रोडक्शन भी कम होगी। तो रिजल्ट क्या होगा? बताओ रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा acute शॉर्टेज ऑफ फूड, मतलब फूड का बहुत ज़्यादा, खाने का बहुत ज़्यादा सीरियस शॉर्टेज हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, अब अभी अभी भी मजे की बात सुनो, अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ प्रॉब्लम थी, अब एक डिजास्टर भी आया। एक डिजास्टर, इन प्रॉब्लम्स के बीच एक डिजास्टर आया जिसका नाम था, कान खोल के सुनना, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। क्या है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक? देखो, इन्फ्लुएंजा से इन्फ्लुएंसर तो समझ गए होगे, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इस टर्म को प्रॉपर्ली समझते हैं। इन्फ्लुएंजा का मतलब हो गया एक वायरल डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकती है और फीवर, कफ, बॉडी पेन और वीकनेस जैसे सिम्टम कॉज करती है। ठीक है, आई समझ? और ये किसका मतलब हो गया? इन्फ्लुएंजा का। और एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब जब कोई डिजीज एक एरिया में बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोगों के बीच स्प्रेड होने लग जाए, फैलने लग जाए, तो उसे बोलते हैं एपिडेमिक। यार है ना, अभी हमारे इधर क्या चल रहा था? पेंडेमिक चल रहा था ना, और ये क्या है? एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब जब किसी एरिया में डिजीज जो है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ के बड़े लोगों तक पहुंचने लग जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। तो पूरे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी डिजीज जो बॉडी में पेन, वीकनेस या कफ लाती है, वो वाइडली स्प्रेड होने लग गई। ठीक है, तो मैं लिखा दूं कुछ इसकी डेफिनेशन? इन्फ्लुएंजा का लिख दो, कंटेजियस वायरल disease that can cause fever, cough, body pain and and weakness। और एपिडेमिक किसी डिजीज का
A rapid spread of disease among a large number of people, among a large number of people in a particular population or area. Clear? यानी इंडिया पहले ही पैसों के बढ़ते बोल रहा हूँ, चीज़ों के बढ़ते प्राइस, टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ों से जूझ रहा था। फिर फूड का फेलियर हो क्रॉप्स का फेलियर हो गया, जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो गई। और यही सब कम नहीं था जब एक डिजीज़ जो लार्ज स्केल पर स्प्रेड होने लग गई पूरे एरियाज में। ठीक है। और हमारे बुक के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड में ये आया था कि 1921 में जो 1921 सेंसस में कैलकुलेशन हुई, अबाउट 12 to 13 मिलियन इन सब चीज़ों की वजह से मर गए। डाइड एपिडेमिक और इन प्रॉब्लम्स, फेमाइन, शॉर्टेज ऑफ फूड और इसकी वजह से 1921 के सेंसस में। सेंसस पता ना क्या होता है? जैसे अभी सबके घर में जाके क्या होता है, कैलकुलेशन होती है कि आपके घर में कितने लोग हैं, ये हैं वो हैं, तो कम से कम भी 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे जब 1921 में सेंसस हुआ। सोचो 12 to 13 मिलियन लोग मर गए। आज भी हम तो बड़े एंजॉय से जी रहे हैं, बट एक बार उस सिचुएशन को सोचो, क्या हो रहा था उनके साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डिफेंस के एक्सपेंडिचर बढ़ गए, टैक्स बढ़े, प्राइसेस डबल हो गए, फोर्सफुली लोगों को रिक्रूट लगने लगे लोग। अब यार फिर प्राइसेस डबल होने लगे, फोर्सफुली लोगों को रिक्रूट करने लगे। क्रॉप्स भी फेल हो, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई। और यही सब कम नहीं था कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। और हमारे इंडिया के 12 से 13 मिलियन लोग खत्म हो गए, पेरिश हो गए, डेड हो गए। और नेचुरली लोगों के अंदर एक होप थी, वॉर ख़त्म होगी तो शायद हमारी सफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी, जो हम ये सब फेस कर रहे हैं ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन
लेकिन लेकिन वॉर खत्म हो गई। वॉर खत्म हो गई, पर हार्डशिप खत्म नहीं हुई। हार्डशिप खत्म नहीं हुई। जहाँ वो सोच रहे थे कि वॉर खत्म हो जाएगी तो हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं था। वॉर तो खत्म हो गई, बट हार्डशिप वो नहीं खत्म हुई। और इसी मोमेंट पर स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री हुई। जब ये सब हुआ ना, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री हुई जिसका नाम था महात्मा गांधी। जिसका नाम था महात्मा गांधी। उन्नीस सौ पंद्रह में, जनवरी 1915 में गांधी इंडिया रिटर्न करते हैं। गांधी रिटर्न्स टू इंडिया। लेकिन रिटर्न्स टू इंडिया क्यों? इंडिया आने से पहले वो कहाँ थे? इंडिया आने से पहले महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में थे। क्या कर रहे थे साउथ अफ्रीका? उसके लिए हमें उनकी साउथ अफ्रीका की स्टोरी में जाना पड़ेगा। तो हम गांधी जी के इंडिया आने से पहले वो कहाँ थे उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जब वो इंडिया आएंगे और उन्होंने फिर क्या किया, वो उसके बाद की कहानी थी। साउथ अफ्रीका में गांधी ने ब्रिटिश कंट्रोल्ड रेसिस्ट रेजिमे के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश कंट्रोल्ड रेसिस्ट रेजिमे के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। ठीक है। और उन्होंने वहां एक नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन डेवलप किया। क्या? नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन डेवलप। वो क्या था? रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब रेस के बेसिस पर किसी पर्सन या ग्रुप के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करना। ऐसे समझ। इंग्लिश में अगर बोलें तो ट्रीटिंग पीपल unfairly because of their race। क्या? रेस। रेस कोई ये दौड़ने वाली रेस नहीं है। पहले बता देता हूँ, ये दौड़ने वाली रेस नहीं। आई समझ।
भाई समझ कि इस चीज पे भेदभाव नहीं हो किया था कि क्या बोलते हैं कि वो दौड़ते कैसे हैं। रेस का मतलब होता है उनके रंग रूप, उसके बेस पे उनको अलग तरीके से ट्रीट करना। ठीक है। और मास एजिटेशन जो मैंने वर्ड बोला उसका सर उसका क्या मतलब है? मास एजिटेशन, मास एजिटेशन का मतलब है जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी अनजस्टिस या गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट मिलके प्रोटेस्ट करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? एजिटेशन, मास एजिटेशन। जैसे जंतर मंतर में स्टूडेंट्स ने की थी, वो भी क्या होती है? मास एजिटेशन। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड effort by many people to protest against a government or authority, government or authority। तो ये कर रहे थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में, रेसिज्म के अगेंस्ट मास एजिटेशन। ठीक है। अब 6 नवंबर 6 नवंबर 1913 गांधी जी इंडियन वर्कर्स को न्यू कासल से ट्रांसवाल की तरफ लीड कर रहे हैं। किसकी तरफ? ट्रांसवाल की तरफ। जब ऐसा हो रहा था तो मार्चर्स जो मार्च कर रहे थे उस साइड, मार्चर्स को रोका गया और हमारे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, क्या थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, वो तो थे ही, और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स सत्याग्रह को ज्वाइन कर गए। सत्याग्रह को ज्वाइन कर लिया वर्कर्स ने। उनका स्ट्रगल उन रेसिस्ट लॉज के अगेंस्ट था जो नॉन वाइट, गोरे जो नहीं होते थे, नॉन वाइट पीपल को राइट्स देने के लिए मना करते थे, देने के लिए डिनाई करते थे। ठीक है। क्या था? गांधी जी इंडियन वर्कर के साथ न्यू कासल से ट्रांसवाल की तरफ लीड कर रहे थे। ठीक है। कहां से? वॉल्क्रेस्ट के
तरफ से, ठीक है। किसकी तरफ से? थ्रू, कहां से होते हुए जा रहे थे वो? थ्रू वॉल्क्स रेस्ट, वॉल्क्स रेस्ट, इसको थोड़ा ऐसे थ्रू वॉल्क्स रेस्ट। अब 6 नवंबर 1913, 1930, ठीक है। अब आते हैं हम गांधी जी के सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड पे, उनकी पूरी स्टोरी के सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, जिसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह। इस वर्ड को, सत्याग्रह वर्ड को हम सिर्फ नॉन वायलेंस बोलकर नहीं खत्म करेंगे, ठीक है। गांधी के लिए इसका आइडिया नॉन वायलेंस वर्ड से भी कहीं गुना बड़ा था। तो पहले डेफिनेशन में बता देता हूँ। सत्याग्रह इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ resisting injustice based on truth and non-violence। इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल करना, लेकिन वायलेंस के बिना, सच और मॉरल फोर्स के थ्रू रेसिस्टेंस करना, ठीक है। सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से बिना झगड़ा किए क्या करना? इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना। गांधी का एक ही बिलीफ था, वो एक ही चीज में मानते थे, अगर तुम्हारा जो कॉज है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो सच्ची है और तुम इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, तो फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है, फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं। पर तुम्हारा क्वेश्चन होगा, सर बिना शोर के, बिना लड़ाई, बिना वायलेंस के फाइट? अब नेचुरली ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आए कि अगर सामने वाले पावरफुल हैं और हम वायलेंस भी नहीं करेंगे तो फाइट कैसे करेंगे, है ना। फाइट कैसे करेंगे अगर अगले वाले में इतनी ताकत है तो, और हमने फाइट भी नहीं करनी है, क्योंकि फाइट करेंगे तो वायलेंस होगा, तो ऐसे कैसे करेंगे? यही गांधी के सत्याग्रह का स्टार्ट था और यही गांधी के सत्याग्रह का मेन पॉइंट था। गांधी के अकॉर्डिंग सत्याग्रही का गोल अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना नहीं था। क्या? अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, वो अपोनेंट की कॉन्शियस को अपील करता था। कॉन्शियस मतलब अंदर की वो मॉरल फीलिंग जो बताती है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग, उस चीज को टारगेट करना, ठीक है। लिख देता हूं मैं। गांधी के अकॉर्डिंग सत्याग्रही, सत्याग्रही जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करता है, इस मार्च में, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है, सत्याग्रही का गोल अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि अपोनेंट की कॉन्शियस को
या बोलो ओपोनेंट की इनर सेंस को या मॉरल फीलिंग्स को या मॉरल सेंस बोलो तक पहुंचना था। मतलब एक इंसान की वो सेंस जहां उसे ये पता चलता है, उसकी मॉरल फीलिंग्स उसे ये बताती हैं कि क्या सही में सही है और क्या सही में गलत है। ठीक है, मतलब मान के चलो कि मैं तुम्हें फोर्स से अपनी बात नहीं मनवाऊंगा, मैं तुम्हें ट्रुथ समझाने और रियलाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा चल तूने मानना पड़ेगा कि तू गलत है, नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि देखो ना, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपको आप खुद बताओ क्या ये आपके लिए सही नहीं है। तो मैं उसे एक तरह से समझाने की कोशिश करता, उसे रियलाइज करवाता कि सही में क्या सही है। ठीक है, फोर्स नहीं करता। ठीक है, और एक और मिसअंडरस्टैंडिंग कि नॉन वायलेंस जो है उसका मतलब पैसिव रहना नहीं था। कि कोई एक्शन नहीं लेना, ठीक है, खुद से कुछ नहीं, कुछ एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करना। गांधी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह एक्टिव रेजिस्टेंस था, एक्टिव रेजिस्टेंस था। ये एक्टिव रेजिस्टेंस था, ना कि पैसिव। कैसे? सत्याग्रही जो इसमें पार्टिसिपेट लेता है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, प्रोटेस्ट करता है, स्ट्रगल करता है और मुसीबत झेलता है, सफरिंग, उस प्रोसेस में होने वाली सफरिंग को फेस करता है। लेकिन अपोनेंट को फिजिकल हार्म करना उनका गोल नहीं था। फिजिकली हार्म करना उनका गोल नहीं था। गांधी का बिलीव था अगर कॉज ट्रू है और अगर स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है तो ट्रुथ एक बार जादू की तरह, चमत्कार की तरह सामने आ ही जाता है। और गांधी को एक और चीज पर बिलीव था। किस चीज पे? कि नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, कि बिना लड़ाई झगड़े के शांति से सारे इंडियंस को एक साथ इकट्ठा किया जा सकता। एक बिलीफ क्या था? और नॉन वायलेंस could unite all इंडियंस। आई समझ? यानी गांधी के लिए सत्याग्रह सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट एक टेक्निक नहीं थी, ये इंडियंस को एक कॉमन स्ट्रगल में यूनाइट करने के पॉसिबल मेथड भी थे। अब 1950 में 19 1950 में गांधी इंडिया रिटर्न कर चुके थे। अब सवाल था क्या साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हुआ सत्याग्रह
इंडिया में भी काम करेगा, है ना? कि जो क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हुआ सत्याग्रह, वो इंडिया में भी काम करेगा, वो सत्याग्रह इंडिया में भी काम करेगा। गांधी ने इसी क्वेश्चन का आंसर थ्योरी से नहीं दिया, उन्होंने इंडिया में एक्चुअल स्ट्रगल्स के थ्रू टेस्ट किया। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही समझा के नहीं कि हाँ देखो ऐसा था इसलिए इस लिस्ट को फॉलो करो तो ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं, उन्होंने सीधा करके बताया कैसे। आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचते हैं इस पे 1917। चंपारण बिहार। गांधी चंपारण गए, गांधी चंपारण गए। यहाँ जो पीजेंट्स ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम से स्ट्रगल कर रहे थे, पीजेंट्स मतलब पता ना, फार्मर्स, खासकर वो जो छोटे स्केल पे काम करते हैं। ठीक है, तो क्या पीजेंट्स पे वो क्या कर रहे थे, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम से स्ट्रगल कर रहे थे कि उन पे जो प्लांटेशन सिस्टम पे उन पे जो ओप्रेस उनको किया जा रहा था थ्रू ब्रिटिश, उसके अगेंस्ट जो वो स्ट्रगल कर रहे थे, उसके लिए वो उनके पास गए। ठीक है, गांधी का एम था पीजेंट्स को इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल करने में इंस्पायर करना, कि उनको मोटिवेट करना कि तुम्हारे साथ ये जो ऑपरेशन ऑपरेशन हो रहा है और प्लांटेशन, ये नहीं होना चाहिए और तुम्हें इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, तो तुम ऐसा बोल सकते हो 1970 में वो बिहार के पीजेंट्स के लिए। फिर उनको मोटिवेट करने के उसके बाद 1918 में अहमदाबाद, अहमदाबाद और इस बार वो हमारे गांधी जी किसी के साथ हैं। और वो कौन है? पीजेंट्स नहीं, कॉटन के मिल वर्कर। मिल वर्कर मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनके। इस बार वो कॉटन मिल वर्कर के लिए गए। गांधी ने अहमदाबाद की कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, फिर उन्होंने वहां पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर के लिए। बट 1918 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब गांधी गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। और यहाँ फिर पीजेंट्स है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है? ये प्लांटेशन ऑपरेशन ऑफ प्लांटेशन नहीं, उनकी प्रॉब्लम है क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर और साथ ही साथ प्लेग एपिडेमिक। इस वजह से पीजेंट्स गवर्नमेंट रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, ऐसा मत, इसीलिए वो गवर्नमेंट रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। और पेरेंट्स बोल रहा हूँ, पीजेंट्स डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन रिलैक्स की जाए।
गांधी ने उनके सपोर्ट में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, किस लिए? 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए और 1918 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं पीजेंट्स के लिए। तो मैं एक ऐसे लिख दिया ना, ये कॉटन मिल वर्कर और ये वाला हो गया। अब ऐसे लिख लेते हैं इसको, 1918 में खेड़ा पीजेंट्स के लिए, रेवेन्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो। 1917 चंपारण में पीजेंट्स को प्रॉब्लम। 1918 में अहमदाबाद जाना कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। और वहीं 1918 में बाहर नहीं आने से पहले उधर ही गुजरात के खेड़ा में डिस्ट्रिक्ट में जाना फिर पीजेंट्स के लिए, बट क्रॉप फेलियर। गांधी ने इंडिया के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल के लोकल प्रॉब्लम्स में सत्याग्रह का यूज किया। इन सब में किसका यूज किया? इन लोकल प्रॉब्लम्स में सत्याग्रह का यूज किया। इन लोकल प्रॉब्लम्स के लिए। और अब गांधी के पास एक्सपीरियंस था, अब वो एक इससे भी बड़ी फाइट की तरफ देख रहे थे। सोचो तुम गांधी जी की जगह हो, तुम इतनी चीजें अचीव कर चुके हो और अब हम तुम एक बड़ी फाइट करना चाहते हो, और वही होता है 1990। गांधी ने डिसाइड किया कि अब एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया जाए। एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया जाए। नेशन वाइड सत्याग्रह। नेशन वाइड मतलब एक सिटी या रीजन नहीं, पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री में। और टारगेट था उनका, टारगेट क्या था? एक लॉ प्रपोज करना, दी रॉलेट एक्ट। अब ये लॉ क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पास किया। किसके थ्रू? इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पास किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या मतलब सर? इसका मतलब होता है द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल। सर समझ नहीं आई क्या लिखा आपने। ब्रिटिश इंडिया में लॉज बनाने वाली सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी जो कि लॉज बनाती है, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वही थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पास किया। ठीक है,
इंडियन मेंबर्स ने इस लॉ का यूनाइटेड अपोजिशन किया, मतलब सबने मिलके इस लॉ का अगेंस्ट अपोज किया इसको, लेकिन फिर भी एक्ट पास कर दिया गया। ठीक है, क्या इंडियन मेंबर ने यूनाइटेडली अपोजिशन किया, लेकिन एक्ट तब भी पास हो गया, पास हो गया। क्यों? बट सोचने की बात है, एक एक्ट जो पास हो रहा है या इंडियंस उसको फिर अपोज क्यों कर रहे हैं? एक्ट ही तो पास हो रहा है, एक रूल ही तो पास हो रहा है। ऐसा क्या है उस रूल में जो क्या बोलते हैं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ऐसा कौन सा रूल है जो लगा रही है जिसकी वजह से इंडियंस मेंबर उसके खिलाफ हो गए, इकट्ठा होके क्या बोलते हैं उसे पास होने के लिए मना कर रहे थे, और तब भी पास हो गया? ऐसा क्या था उसमें? इस एक्ट में, या इस बोलो इस एक्ट ने गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के इनॉर्मस पावर दे दी, रिप्रेस करने के इनॉर्मस पावर दे दी, इनॉर्मस पावर दे दिए। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए। सर रिप्रेस मतलब, रिप्रेस का मतलब होता है किसी प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविटी को फोर्स या स्ट्रिक्ट कंट्रोल से दबा देना। ठीक है, और वही हुआ। सबसे शॉकिंग प्रोविजन, गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट ट्रायल 2 साल तक डिटेन कर सकती थी। देखा, ये चीजें होने लगी, इस एक्ट ने ये सब किया क्योंकि ये किसी भी प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर सकती है उन पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे, उनकी एक्टिविटीज पे, और दबा सकती है। और वही हुआ, सबसे शॉकिंग बेनिफिट उसका ये उठाया गया, गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो होता है ना, ऐसे विवाद करते हैं देश के लिए, मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, उनको बिना जांच पड़ताल, विदाउट ट्रायल, कि तुम थे या नहीं थे, या कौन था, या तुम्हारी ये गलती थी, या तुम उधर थे कि नहीं, ना, सीधा 2 साल तक बिना ये सब पूछे सीधा देखा और पकड़ के सीधा डिटेन कर दिया, डिटेन कर सकती थी, मतलब बंदी बना सकती थी। पॉलिटिकल बिजनेस का मतलब समझ आ गया? ऐसा पर्सन जिसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी या अपोजिशन की वजह से जेल हो सकती है, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। गांधी को ये लॉ डीपली अनजस्ट लगा, ठीक है, सही नहीं लगा, और उन्होंने डिसाइड किया इसका आंसर वॉयलेंस नहीं होगा, आंसर होगा इसका कि इसका जवाब हम वॉयलेंस से नहीं देंगे, हम देंगे नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस। हमारा जवाब ऐसे होगा। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है
जानबूझकर किसी अनजस्ट लॉ को पीसफुली फॉलो करने से रिफ्यूज करना। बी, डेलिबरेट। यार ना, जो चीज मैं खुद इंग्लिश में लिखता हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड पीसफुल, जो मैं बोलता हूँ उसे तो तुम्हें लिखना चाहिए, बट जो मैं लिखता हूँ उसे तो लिखना ही लिखना चाहिए। टू ओबे एन अनजस्ट लॉ और गवर्नमेंट ऑर्डर। गांधी ने डिसाइड किया कि सत्याग्रह एक मान के चलोगे एक हार्टल से स्टार्ट होगा। एक इधर लिखता हूँ, एक हार्टल से स्टार्ट होगा। हार्टल मतलब, हार्टल का मतलब होता है जब हम दुकानें शुकानें सब बंद कर देते हैं किसी प्रोटेस्ट के लिए। अ जनरल स्टॉपेज ऑफ वर्क एंड बिजनेस एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। एक सेकंड ऐसे रुको, मुझे एक कॉल करनी है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? अखिल, आपके ग्लासेस आ गए, उसके लिए कॉल की थी मैंने। कल मिल जाएंगे संडे को। तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो तुम भी हमें हाँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो कि तो समझ लो कि क्या बोलते हैं, कल हम ग्लासेस लेने जाएंगे और आप भी चलना। बट आप ये वीडियो नहीं देख पाते तो इसका मतलब है कि आप नहीं जा पाओगे। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपने देख ली है तो आप सीधा मुझे कॉल करोगे। अब देखते हैं तब तक मैं चले गया हूँगा या नहीं गया हूँगा। चलो, अब पढ़ने पे आ जाते हैं। क्या बोला मैंने? हार्टल का मतलब दुकानें शुकानें ये सब ऑफिस वगैरह बंद करना। ठीक है, एक, और ये सत्याग्रह एक हार्टल से स्टार्ट हो। ये देखिए तो सत्याग्रह। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 अप्रैल 1919। ये वो डेट 6 अप्रैल जब डिफरेंट सिटीज में रैलीज ऑर्गेनाइज हुई। वर्कर्स ने रेलवे वर्कशॉप्स में स्ट्राइक की। शॉप क्लोज हो गई, यानी प्रोटेस्ट ग्रेजुअली स्प्रेड होने लगा, धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। स्ट्राइक का मतलब पता ना, वर्कर्स का प्रोटेस्ट। जो हम क्या करते हैं, वर्कर्स के प्रोटेस्ट के लिए काम करना जो हम टेम्परेली बंद कर देते हैं। ठीक है, वो
और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चौकन्ना हो गई। उन्हें डर था कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसे इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं, खराब हो सकते, बंद हो सकते, ठीक है, क्योंकि वहीं से उनका कम्युनिकेशन था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट पर क्लैम डाउन स्टार्ट कर दी। क्या किया? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट पे क्लैम डाउन करना स्टार्ट कर दी। क्लैम डाउन का मतलब किसी चीज को बंद करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ठीक है। अमृतसर के लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। लोकल लीडर्स ऑफ अमृतसर, उनको अरेस्ट कर लिया और गांधी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया गया। गांधी को दिल्ली एंट्री करने नहीं दी, दिल्ली एंट्री नहीं करने दी। ऐसे नहीं देना दिल्ली, गांधी को दिल्ली एंट्री नो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेट पे, जो है 10 अप्रैल 1919, अमृतसर। पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सिचुएशन सडनली वायलेंट हो गई। बैंक्स पर अटैक्स हुए, पोस्ट ऑफिस पर अटैक हुए, रेलवे स्टेशंस पर अटैक हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पांस में और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और क्लैम्प डाउन करने की कोशिश की। और उन्होंने क्या किया पता है? मार्शल लॉ, अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ कोई नॉर्मल चीज नहीं है। समझ आई मैंने क्या बोला? जब पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन पर फायरिंग की, मतलब उनका जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर फायरिंग की, तो सिचुएशन और बढ़ गई। बैंक्स पर अटैक हो गए, पोस्ट ऑफिस पर अटैक हो गए, रेलवे स्टेशन पर अटैक हो गए। और इसी के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश ने और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या है इंग्लिश में पहले लिख लो। A situation in which, इसके आगे कहानी बड़ी खतरनाक होगी। In which the military is given special authority to control civilian life and maintain order। मतलब कि जब नॉर्मल सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की जगह मिलिट्री को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी जाती है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। अमृतसर में मार्शल लॉ जैसे ही इम्पोज कर दिया गया, और तुम्हें पता है ये जो मार्शल लॉ इम्पोज तो किया, लगा दिया मार्शल लॉ। इस मार्शल लॉ को चलाने के लिए जो कमांड थामी किसने, इसको चलाने के लिए कमांड किसने थामी पता है? एक ही है वो नाम, सब जानते हैं, जनरल
डायर। 13 अप्रैल 1990। जलिया वाला बाग। अब तक हमने सिर्फ ये देखा है कि इंडिया में एंगर कैसे बिल्ड हुआ और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन 10 अप्रैल के बाद अमृतसर में सिचुएशन किस लेवल तक पहुंचने वाली थी, उसकी स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।